नमस्कार दोस्तों क्या हाल है दोस्तों। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला है ये है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 95% प्रोबेबिलिटी सब समय रहता है यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन उठा के देने का। और काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी समझने वाला टॉपिक है और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहता है इससे क्वेश्चन आने का। तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो गाइस ध्यान दीजिएगा जो भी मैं बोलूँगा, ठीक है। और पॉपअप स्क्रीन तो सब समय पनपता रहता है, तो उससे आप पॉज करके अगर आप चाहे तो स्पेसिफिक नोट्स उतार सकते हो, ठीक है। तो पहले आता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कहते किसको है दोस्तों? शॉर्ट टर्म में, एकदम लेमन टर्म में समझा रहा हूँ। अमेंडमेंट मतलब बदलाव। कोई चीज़ में अगर बदलाव आप लाना चाहते हो देन आपको अमेंड उस मतलब आप उस चीज़ में को अमेंड करना चाहते हो, ठीक है। अब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ प्रोविजंस है जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि बी आर अम्बेडकर ने हेडेड किया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना के चले गए थे। बट वो जानते थे दैट हाँ, जैसे सिचुएशन चेंजेस आ रहे हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, तो वैसे साथ साथ आपको लॉ में भी, कानून में भी थोड़े थोड़े चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। नहीं लाने से नहीं चलेगा काम। तो उन्होंने एक प्रोविज़न रखे गया था अमेंडमेंट का, ठीक है। और अमेंडमेंट का प्रोविज़न कौन से आर्टिकल में रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के? आर्टिकल 368, ठीक है। और ये इंक्लूडेड है पार्ट 20 में, ठीक है। पार्ट 20 आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट का प्रोविज़न रखा हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। तो देखिए, हमारा एक चीज़ आप फैक्ट जान लीजिए दैट हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम अमेंडमेंट करते हैं, ये ज़्यादा इजी भी नहीं है। जैसे ब्रिटेन में है, काफ़ी ज़्यादा इजी अमेंडमेंट है। जब वो ऑर्डर पारित कर गया बस अमेंडमेंट हो गया, ऐसा है ब्रिटेन का। और यूएसए में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। वहाँ पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होना चाहिए, फिर कांग्रेस से पास करवाना चाहिए। कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं, उन लोग का कांग्रेस मतलब जितने भी पॉलिटिशियंस का मेल को कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत टफ है पास करना कोई भी अमेंडमेंट, ठीक है। और ब्रिटेन में बोला मैंने बहुत ज़्यादा इजी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ है। तो हमारा जो है ना थोड़ा मिक्सचर टाइप का है। कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस आते हैं जो फेडरल प्रोविजन होते हैं, मतलब जिसमें स्टेट का भी परमिशन चाहिए, क्योंकि स्टेट का इंटरेस्ट भी उस अमेंडमेंट से अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइप के प्रोसीजर को हम लोग काफ़ी कड़क से पेश आते हैं। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो यार कुछ ऐसे ही चल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई स्टेट का बाउंड्री चेंज करना, उसके लिए भी अब उतना हम लोग करने नहीं जाते स्पेशल, मतलब उतना कड़क अमेंडमेंट प्रोसीजर नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोसीजर है। तो ये था हमारा लाइक कैसा हमारा अमेंडमेंट का सिंथेसिस कैसा है। मतलब हमारा अमेंडमेंट ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं है, एक हम लोग मिडिल पाथ में है सब समय, ठीक है। और दोस्तों, पार्लियामेंट ने, आपको अगर याद होगा मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था, पार्लियामेंट ने केशवानंद भारती केस में ये सिंपल सा बोल दिया दैट आप अमेंडमेंट करो कॉन्स्टिट्यूशन का, बट यू शुड डू इट्स अमेंडमेंट विद इन एक लिमिट। और वो लिमिट क्या है दोस्तों? आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते हो। जो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन एनी सर्कमस्टांसेस whatsoever it may be, if you are at all wanting to bring amendment in the constitution of India, then आप चेंज नहीं कर सकते उस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या प्रियम्बल को कहते हैं अपन, ठीक है। तो चलिए, अभी तो ये ओवरऑल अमेंडमेंट के बारे में एक जस्ट आपको दे दिया क्या क्या होता है, ठीक है। अब प्रोसीजर आता है, कैसे हम उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जिससे क्या अमेंडमेंट हो सके, ठीक है। तो दोस्तों, पहले अमेंडमेंट स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, अभी ये वाला पार्ट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, हर एक पॉइंट, क्योंकि हर एक पॉइंट को उठाकर सीधा आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग तो करते हैं एक बिल लाकर, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट में बिल लाया जाता है, ठीक है। और वो बिल, आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, पार्लियामेंट में ही लाया जाता है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में ही वो बिल लाना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहो कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार के नीतीश कुमार जी ने वो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल लाया, वैसा नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो आपको पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा, मतलब या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में एक आपको बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों, अरे एक मिनट, हाँ, बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वो बिल जो इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है, या तो कोई मिनिस्टर करना पड़ेगा या फिर एक प्राइवेट मेंबर को बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। और उस बिल के इंट्रोडक्शन के पहले एक ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट साहब का एक्सेंट हमें नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करने से, मतलब बिल को पार्लियामेंट पे लाने से पहले। ये प्रेसिडेंट का एक्सेंट मनी बिल के समय चाहिए होता है हमारा, ठीक है, जब मनी बिल हम लाते हैं पार्लियामेंट में। बट इस टाइप के बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या फिर ऑर्डिनरी बिल के समय हमको प्रेसिडेंट जी का मतलब सलाह नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है दैट क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लिए प्रेसिडेंट का भी सलाह चाहिए होता है, तो वो ऑप्शन रॉन्ग होगा, ठीक है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। और जब भी लाइक अलग अलग टाइप के प्रोविजंस होता है, अलग अलग टाइप के बिल को पास किया जाता है। एक सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है दोस्तों, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी तो नॉर्मल जितने लोग हैं वहाँ पर, वो उन लोगों में से मेजोरिटी अगर पास कर दिया तो बिल सही हो गया, ठीक है। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में 50% लोग अनिवार्य है रहना, ठीक है। 50% ऑफ टोटल नंबर, जैसे 100 अगर लोग हैं तो उसमें 51 लोगों का होना अनिवार्य है। और उस 51 में भी आपका 2/3 से ज़्यादा लोग अगर वोटिंग करे तो ही वो बिल मान्य होगा। इसको कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। एक होता है और एक स्पेशल मेजॉरिटी विद द रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। वो फेडरल प्रोविजंस जब होता है ना, जब कोई स्टेट का भी इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। वो तो प्रेसिडेंट तो पूरा इंडिया के लिए है ना यार, हर एक राज्य के लिए भी है, हर एक यूनियन टेरिटरीज के लिए भी है, ठीक है। तो उस समय अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन का अगर कोई प्रोसीजर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, वो लोग अगर चाहता है तो उसके समय क्या होगा ना, एक तो स्पेशल मेजोरिटी आपका चाहिए ही 2/3, ठीक है। ऊपर से मिनिमम आपका 50% ऑफ स्टेट का अनुमति चाहिए, मतलब मिनिमम 50% स्टेट असेंबलीज को वो बिल को बोलना पड़ेगा, हाँ ठीक है हम मानते हैं, ऐसा बिल आप पास कर सकते हो। तो ऐसा अगर पार्लियामेंट में उन लोगों ने बोल दिया तो हम ये बिल ओवरऑल पास कर सकते हैं, तो ठीक है। तो ये 3 प्रोसीजर है दैट बिल को कैसे कैसे पास किया जाता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विथ 50% ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन। 50% मतलब यहाँ पे जैसे 30 स्टेट्स है तो हमें 15 स्टेट्स के मिनिमम रेटिफिकेशंस चाहिए ही, ठीक है। अच्छा, और भी एक है, हर एक हर एक हाउस जो मैं बोलने वाला हूँ, लोकसभा या फिर राज्यसभा, उसको अलग अलग बिल को पास करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें बाई चांस अगर ऐसा सोच लीजिए दोनों राज्यसभा और लोकसभा में बना नहीं है ना कुछ, मतलब वो लोग बोल रहे नहीं, हम राज्यसभा बोल रहे हैं हम ये बिल नहीं अलाउ कर सकते, ये इसमें ये हो रहा है वो हो रहा है, तो कोई जॉइंट सिटिंग का भी इसमें प्रोविज़न नहीं है। वो सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में है जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न होता है, ठीक है। वो भी सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब राज्यसभा और लोकसभा के बीच। आपका जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न इसमें स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वो ऑर्डिनरी बिल के समय एक जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न जो ऑर्डिनरी बिल में होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं होता है ना। यही सब सीधा क्वेश्चन पूछ देता है दैट आपका जॉइंट सिटिंग होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, तो उसका आंसर होगा नहीं, है ना। उसी को क्वेश्चन में पूछेगा, मतलब मैं वही बोलना चाहता हूँ। तो ये सब फैक्ट्स है, अच्छे से आप अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिए। अच्छा, वो तो मैंने बता दिया आपको, फेडरल प्रोविज़न के समय आपका मिनिमम 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर का रेटिफिकेशन ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, जब अगर दोनों हाउस ने पास कर दिया, सोचिए अब, ठीक है, लोकसभा ने भी पास कर दिया और राज्यसभा ने भी पास कर दिया और एक्स्ट्रा केस में स्टेट लेजिस्लेचर का 50% ने भी पास कर दिया, तो लास्ट में इस बिल को प्रेसिडेंट साहब के साथ पास रखा जाता है। ये होता है प्रोसीजर, है ना। जब सब कोई पास कर देगा तो फिर उस बिल को ले जाके प्रेसिडेंट साहब के पास बोलेंगे सर लीजिए ये बिल तैयार है, आप साइन कीजिए सिर्फ, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को एक्सेंट उसमें देना पड़ेगा, मतलब प्रेसिडेंट को बोलना है ठीक है हम ये बिल पास करेंगे क्या नहीं, और प्रेसिडेंट इसमें बिल को रोक नहीं सकता, ठीक है। वो सस्पेंसिव वीटो प्रेसिडेंट का होता है ऑर्डिनरी बिल में, और मनी बिल में एक पर्टिकुलर एक बार एक एक्सटेंट तक होता है, ठीक है, मनी बिल में। पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसा है ना
प्रेसिडेंट को अगर दीजिएगा तो उसको एक्सेंट देना ही पड़ेगा, हाँ या ना। यूजुअली हाँ देता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो एक्सेंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सेंट होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं वो कैबिनेट का डिसीजन पे ही काम करते हैं, ठीक है। कैबिनेट का डिसीजन प्रेसिडेंट के ऊपर मस्ट है, मतलब जो कैबिनेट बोलेगा, जो मोदी जी बोलेंगे वही इसको करना ही पड़ेगा, मतलब प्रेसिडेंट जो भी है उस समय, ठीक है। तो ये रहा। और जैसे प्रेसिडेंट ने अपना एक्सेंट दे दिया, बोला साइन कर दिया, प्रेसिडेंट का ठप्पा लग गया मुहर, ठीक है, वैसे आपका बिल फाइनली एक्ट हो जाएगा, मतलब वो कानून बन जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट मेनली, हम जो हमें जिससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं और जो हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट में हम मैंने तो बोल ही दिया, सिंपल एक होता है, एक स्पेशल होता है, और एक स्पेशल आपका जिसमें 50% ऑफ स्टेट का भी रेटिफिकेशन चाहिए, वो होता है आपका टाइप्स ऑफ ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। अब मेन आ जाइए, झपक जाइए, कहाँ गया, ओके, हाँ। देखिए सिंपल, पहला टाइप था सिंपल मेजॉरिटी के साथ, ठीक है। तो आप ये सोचेंगे कौन कौन सिंपल मेजॉरिटी के साथ भेजा जाता है यार, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये मतलब टेक्निकल चीज़ है, इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए, अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देखिएगा तो ही आपको दिमाग में घुसेगा, हाँ ये चीज़ सिंपल। क्योंकि ऐसे कैसे कुछ सिंपल्स में है ना, आपको लगेगा ही नहीं यार ये कैसे सिंपल में हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सिंपल में जो आता है, एक तो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, जैसे अभी तेलंगाना क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो उसके लिए कोई वो नहीं चाहिए था दैट कुछ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ स्टेट, या फिर स्टेट अगर आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेचर ने हाँ किया तभी स्टेट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लोकसभा राज्यसभा ने मिल बांट कर बोल दिया दैट हाँ ये राज्य बनना है, तो वो लोग आराम से पास कर सकते हैं बिल, ठीक है। मतलब कोई वो उनका वो नहीं चाहिए परमिशन। पर इसमें क्या होता है ना, स्टेट बनने के समय स्पेशली एक प्रोसीजर होता है, वो फॉर्मेलिटी के लिए निभाया जाता है, दैट प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन भेजते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, जो सर मैं आपका स्टेट को तोड़ने वाला हूँ, ठीक है, आपका राजी है क्या नहीं, ठीक है। अब अगर ये बोल दिया राजी है तब तो होगा ही, अगर बोला नहीं हम लोग राजी नहीं है तब भी स्टेट ये लोग बना सकते हैं आराम से, ठीक है। मतलब इन स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी चीज़ बाइंडिंग नहीं होता। जैसे आंध्र प्रदेश में भेजा गया था ना, तो आंध्र प्रदेश वालों ने बोला था नहीं हम नहीं मानते हैं, ये नहीं होना चाहिए, तेलंगाना नहीं हम बनना चाहिए, ठीक है, पर तब भी बन गया ना। तो एक जस्ट फॉर्मल प्रोसीजर होता है, इसमें हल्का एक्सेप्शन है। पर एक तो मैंने बोल दिया आपका नया स्टेट का क्रिएशन, उसके बाद अगर स्टेट का बाउंड्री वाउंड्री भी अलग करना चाहे ना तो भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा दैट रिसेंटली सेंट्रल लेजिस्लेचर ने कुछ बांग्लादेश के साथ हम लोग लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किए थे, ठीक है। तो उसमें जस्ट ममता बनर्जी को इसलिए लिया गया था क्योंकि बंगाल का मेजर वो कुछ कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे जो बांग्लादेश का इंडिया में था और इंडिया का बांग्लादेश में, तो हम लोग का मिल बांट के हम लोगों ने वो कर लिया दैट ठीक है, आप इतना लैंड आप ले रख लो, इतना लैंड हम रख लेते हैं, ठीक है। तो वो अलग है। तो मतलब इसमें भी सेंट्रल लेजिस्लेचर जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जाके लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर कहीं पे बैठाना चाहे तो वो अपने मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर चाहे तो खुद सिंपल मेजोरिटी से पास करता है, ठीक है। उसके बाद अगर चाहे दैट सेकेंड शेड्यूल में जो लिखा हुआ था दैट जितने पैसा, उसके बाद पेंशन वेंशन है ना, प्रेसिडेंट गवर्नर स्पीकर जज सीएजी ये सब का अगर कुछ चेंज करना चाहे सेकंड शेड्यूल का, तो वो लोग सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकता है। पार्लियामेंट का कोरम अगर वो लोग चाहे तो सिंपल मेजोरिटी से बना सकता है कितना भी, ठीक है। कोरम क्या होता है वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा आपको, अच्छे से समझ लीजिएगा। पार्लियामेंट के सैलरीज या अलाउंसेस कुछ भी चाहे तो वो लोग सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं। कोई भी अगर रूल या प्रोसीजर पार्लियामेंट का चेंज करना पड़ेगा तो वो लोग चेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जुरिडिक्शन वुरिडिक्शन बढ़ाना या फिर घटाना है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से होता है ना। इंडिया पार्लियामेंट का लैंग्वेज क्या सेट करना चाहिए है ना, तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। उसके बाद आपका जाके अलग अलग जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी कभी कभी होता है ना, जो
इलेक्शंस के बाद क्या होता, मतलब सेंसस के बाद से एक दो सेंसस के बाद क्या होता है ना, कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज किया जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह पॉपुलेशन वेरिएशन हो जाता है ना यार, 10-10 साल के बाद सोच रहे हो। तो उस वो जो कॉन्स्टिट्यूशन इसको जो अलग अलग जगह का डेलिमिटेशन, मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में बांटते हैं, वो भी पार्लियामेंट के सिंपल मेजोरिटी से। तो यही सब है, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल भी जो है वो सब भी सिंपल मेजोरिटी में। आप देख लीजिएगा पॉपअप स्क्रीन में अच्छे से, रट्टा अगर मारना हो तो, ठीक है। तो ये था सिंपल मेजोरिटी। अब है स्पेशल मेजोरिटी दोस्तों। अभी स्पेशल मेजोरिटी विथ 50% नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये नहीं, अभी स्पेशल मेजोरिटी है, इसके बाद वाला 50% में बोलूँगा। तो स्पेशल मेजोरिटी में देखिए कुछ नहीं, फंडामेंटल राइट्स अगर कुछ अगर चेंज करना चाहे तो चेंज किया जा सकता है, वो पार्लियामेंट ही कर सकती है, बार बार बोल रहा हूँ ये सब, है ना। फंडामेंटल राइट में भी चेंज कर सकता है, क्योंकि आपको अगर पता होगा तो पहला फंडामेंटल एक राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको पार्लियामेंट ने हटा दिया, तो वो किसने किया है, पार्लियामेंट ने, विथ स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। अगर आप चाहे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में भी चेंज कर सकते हो। अगर आप पता होगा तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कोर्ट अगर उसके हनन में कोई केस दर्ज नहीं कर सकती है या फिर अपना रूलिंग नहीं दे सकती है अनटिल एंड अनलेस उसको एज अ लॉ बना दिया जाए, ठीक है। तो ये है आपका जाके स्पेशल मेजोरिटी से आप इसको पास करते हो, फंडामेंटल राइट और क्या बोला था मैंने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और भी दोस्तों क्या क्या फंड स्पेशल मेजोरिटी से पास कर सकते हो, जो क्या लाइक सिंपल मेजोरिटी में भी के रडार में भी नहीं है, और सोचिए इसके क्या बोलते हैं, जो 50% वाला स्पेशल मेजोरिटी है उसके भी रडार में नहीं है, उसके बाहर अगर जो जो है ना, रेसिड्यूरी, मतलब कोई अगर नया कानून, नया टाइप का सिचुएशन आ जाए और जो लिखा नहीं हुआ है दैट यार कौन सिंपल मेजोरिटी से पास करूं या स्पेशल मेजोरिटी विथ 50%, है ना। तो उस टाइप के रेसिड्यूरी जो अलग अलग टाइप के लेजिस्लेशन बनते हैं, वो उसका भी हक पार्लियामेंट को ही है। कोई भी अगर नया सिचुएशन आ जाए फ्यूचर में भी, ठीक है, तो उसका हक पार्लियामेंट को भेजना है, पार्लियामेंट के पास है दैट हाँ मैं कौन इसमें इसके आधार पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट इंडियन, पूरा इंडियन पॉलिटिक्स का पार्लियामेंट सबसे सर्वोपरि है, यही सोच के रखिए। स्पेशल, और लोकसभा के पास बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर्स होते हैं, वो जब पढ़ेंगे लोकसभा अच्छे से बताएंगे हम। अब देखिए स्पेशल मेजोरिटी तो पढ़ लिया, अब स्पेशल मेजोरिटी विथ 50%, ये कब होगा, जब कभी कोई फेडरल रिलेशन में चेंज, फेडरल रिलेशन मतलब सेंटर और स्टेट के रिलेशन में चेंज आता है, और वो किस किस टाइम में आता है, जब प्रेसिडेंट या फिर उसके इलेक्शन को लेकर अगर कोई डिसीजन लेना हो, है ना, या फिर हमारे यूनियन और स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है हम लोग को यूनियन और स्टेट को मिला हुआ है, उसमें अगर कोई फेरबदल करना हो तो आपका मतलब एज ए अमेंडमेंट उसको अगर फेल बदल करना हो तो आपको स्पेशल मेजोरिटी वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर कुछ चेंजेस वेंजेस लाने हो, ठीक है, उसके बाद अगर यूनियन और स्टेट के बीच में अगर कोई लेजिस्लेटिव पावर का भी हेरफेर लाना हो, मतलब, और 7th शेड्यूल वेड्यूल जैसे रिसेंटली जीएसटी आपको पता होगा ना पास हुआ, तो जीएसटी यही स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ था, ठीक है, यही स्पेशल मेजोरिटी, क्योंकि फेडरल रिलेशन चेंज कर रहा है, फेडरल मॉनेटरी रिलेशन है वो, ठीक है, पैसा वाला रिलेशन बिल्कुल चेंज कर रहा है, तो स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ, ये बिल्कुल याद रखिए, सीधा आ जाएगा क्वेश्चन दैट जीएसटी जो पास हुआ था ये कैसे पास हुआ था, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, या फिर स्पेशल मेजोरिटी विथ 50% ऑफ दिस, या फिर कोई मेजोरिटी से ही नहीं पास हुआ था, है ना। तो उसका आंसर होगा ये वाला, स्पेशल मेजोरिटी विथ 50% ऑफ रेटिफिकेशन बाई स्टेट लेजिस्लेचर। दोस्तों अभी तक के लिए ये है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ 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 इसको 2-3 बार वीडियो देखिए, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आना बहुत 95% के अबव प्रोबेबिलिटी होता है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।